नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। रायसेन में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में रहे शामिल। 4,335 बालिकाओं को किया छात्रवृत्ति वितरित। रायपुर में 17 साल के बाद होने जा रही सिंधी पंचायत चुनाव में 2 कैंडिडेट आमने सामने। उम्मीदवार महेश दरियानी ने जारी किया घोषणा पत्र। अंबिकापुर में हायर सेकेंडरी स्कूल में परीक्षा, जिले के सभी 71 परीक्षा केंद्रों पर हुई परीक्षा। उड़न दस्ता दल ने केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। अंबिकापुर में कलेक्टर ने बालिका गृह का किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीसीटीवी फुटेज की जांच, सुविधाओं को लेकर बालिकाओं से लिया फीडबैक। और अवैध नशे के खिलाफ भिंड प्रशासन सख्त, अवैध गांजे के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों से पूछताछ कर जांच में जुटी पुलिस। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में जनता को करोड़ों की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना अंतर्गत प्रदेश की 1.29 करोड़ लाडली बहनों को 1,576 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की। साथ ही और लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत 2.45 लाख से अधिक बेटियों को 85 करोड़ रुपए की राशि का अंतर्गत किया गया। वहीं आपको बता दें कि रायसेन में कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में नगरपालिका अध्यक्ष सविता सेन, जमुना सेन, महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी दीपक संकट सहित अन्य अधिकारियों और लाडली बहनों ने कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से वापस रायपुर लौट आए हैं। वहीं सीएम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि 4,842 करोड़ केंद्र सरकार से मिला है। ये छत्तीसगढ़ के विकास में उपयोग होगा। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से भारत सरकार और प्रधानमंत्री का आभार जताया है। डबल इंजन की सरकार है और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि 4,842 करोड़ कर हस्तांतरण के रूप में मिला है और इसका उपयोग छत्तीसगढ़ के विकास में होगा। और छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से भारत सरकार का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बच्चे एग्जाम में बैठ चुके हैं। हाँ, तो बच्चों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत मतलब बिना भय के परीक्षा दें, अच्छी सफलता हासिल करें, उनकी उज्जवल भविष्य की कामना। सिंगरौली जिले के जिला मुख्यालय स्थित अटल बिहारी सामुदायिक भवन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां सिंगरौली जिला प्रशासन सहित मंत्री राधा सिंह, विधायक रामनिवास शाह, विधायक राजेंद्र मेश्राम, पूर्व विधायक राम लल्लू, अध्यक्ष वीरेंद्र मिश्रा, विकास प्राधिकरण अध्यक्ष दिलीप शाह सहित कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की आगवानी पर फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं जिले के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित ज्वालामुखी माई मंदिर में दर्शन करने के बाद अटल बिहारी सामुदायिक भवन में आयोजित बीजेपी प्रबुद्ध जन सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। वहीं इस कार्यक्रम में रिटायर्ड डॉक्टर, अधिवक्ता, शिक्षक सहित प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। इस प्रबुद्ध जन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं अपने बड़े भाई मध्य प्रदेश की धरती पर आया हूं और आने वाले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटें में जीत होगी। हम लोग का नारा है, फिर से एक बार मोदी सरकार। आप लोग भी बोलेंगे, फिर से एक बार मोदी, और इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। तो जिस तरह से मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको ध्येय मार्ग मिलकर सबके लिए काम कर रहे हैं। आज पूरे देश की जनता का विश्वास उनके ऊपर में बढ़ा है। आज नॉर्थ ईस्ट ऐसा क्षेत्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पहुंच नहीं थी, लेकिन आज मोदी जी के कारण वहां भी लोग लगातार सरकार बना रहे हैं, गोवा में बना रहे हैं। हर वर्ग का समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से इस बार धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाएं तो अकेले भारतीय जनता पार्टी को 370 से ज्यादा सीट दिलाना है। तो ये सबके लिए सारा
एक्सरसाइज चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले हमारा ये देश इकोनॉमी के क्षेत्र में 11वां स्थान में था, लेकिन ये 10 साल में आदरणीय मोदी जी इकोनॉमी के क्षेत्र में अपने देश को 5वें नंबर पर लाके खड़ा कर दी। कोयलीबेड़ा मुठभेड़ की जांच के लिए कांग्रेस की जांच टीम मृतकों के परिजनों से मिलकर वापस अंतागढ़ पहुंची। बता दें कि पूर्व विधायक शिशुपाल शौरी के नेतृत्व में 7 सदस्यों की टीम मर्दा गांव पहुंची थी। कड़ी सुरक्षा के बीच नक्सल प्रभावित इलाके में 3 घंटे कांग्रेस की जांच टीम रुकी रही। इसके बाद अब टीम कल पीसीसी चीफ दीपक बैज को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कलेक्टर विलास भोसकर ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में गंभीरता बरतें और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखें। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिले में स्वीकृत आवासों की जानकारी ली और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति के हितग्राहियों को लाभान्वित करना हमारी प्राथमिकता है, इसलिए इनके लिए स्वीकृत किए गए आवासों के निर्माण को गंभीरता से लें। उन्होंने संबंध में जनपद पंचायत सीईओ, एसडीओ, आरईएस और संबंधित अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य किए जाने के निर्देश भी दिए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी की परीक्षा शुक्रवार से शुरू हो चुकी है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा 2024 जिले के 71 परीक्षा केंद्रों में आयोजित हुई। शुक्रवार को हिंदी विषय की परीक्षा संपन्न हुई। कलेक्टर विलास भोसकर द्वारा परीक्षा में नकल पर अंकुश लगाने के लिए परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के लिए उड़न दस्ता दल गठित किया गया। वहीं गठित उड़न दस्ता टीम द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कतकालो, बालक करजी, कन्या करजी, बालक दरिमा, खैरबार सरगवा, हिलाक्स, सेजेस लखनपुर, कन्या लखनपुर, केदमा, डांडगांव, आदर्श जीवनदीप जजगा, गेरसा, भूसू, बालक सीतापुर, कन्या सीतापुर, क्रिश्चियन सूर्यापारा, कन्या बतौली, लुंड्रा में निरीक्षण किया गया। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर द्वारा गठित उड़न दस्ता टीम द्वारा अंबिकापुर विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। कलेक्टर विलास भोसकर ने शुक्रवार को मानव संसाधन विकास परिषद द्वारा दरीपारा में संचालित बालिका बाल गृह का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने यहां सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की जांच कर कहा कि सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। निरीक्षण के लिए आने वाले अधिकारियों या अन्य के साथ अनिवार्य रूप से महिला अधिकारी या कर्मचारी शामिल हो। परिजनों के आने का समय निर्धारित होना चाहिए। कलेक्टर ने बाल गृह में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी लेते हुए कहा कि इस बात का ध्यान रखें कि स्टाफ के परिजन बाल गृह में न रुकें। इस दौरान बताया गया कि बाल गृह में वर्तमान में 6 से 18 वर्ष तक की 43 बच्चियां हैं। रक्षित केंद्र अंबिकापुर में आयोजित जनरल परेड की सलामी पुलिस अधीक्षक सरगुजा की तरफ से ली गई। साथ ही परेड के निरीक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के टर्न आउट का निरीक्षण कर बेहतर वेशभूषा धारण करने वाले पुलिस अधिकारियों को इनाम देकर प्रोत्साहित किया गया। वहीं पुलिस डॉग के खानपान पर विशेष ध्यान देने और नियमित अभ्यास कराने के निर्देश डॉग हैंडलर को दिए गए। साथ ही परेड के मधुर धुन के लिए सुजित पुलिस बैंड के संबंध में तैनात अधिकारियों से आवश्यक संसाधन की जानकारी भी ली गई। वहीं जनरल परेड के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक रोहित शाह, प्रशिशु उप पुलिस अधीक्षक शुभम तिवारी सहित समस्त थाना और कार्यालय से कुल 132 पुलिस अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रदेश में इन दिनों कई जगहों पर धड़ल्ले से अवैध खनन का कारोबार चल रहा है। हमारी टीम ने जब बैतूल जिले का भ्रमण किया तो पता चला कि यहां चप्पे चप्पे पर रेत माफिया और खनिज माफिया का कारोबार फल फूल रहा है। इन खनन माफियाओं में शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है। शायद यही वजह है कि बेखौफ होकर अवैध खनन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों कई जगहों पर धड़ल्ले से अवैध खनन का कारोबार लगातार चल रहा है और इस पर हमारी टीम ने संज्ञान भी लिया। जब हमारी टीम बैतूल जिले के भ्रमण
पर पहुंची और भ्रमण किया तो पता चला कि वहां चप्पे चप्पे पर रेत माफिया और खनिज माफिया का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। वहीं इन खनन माफियाओं में शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है। लगातार जो है खनन माफिया अपने अवैध कारोबार को फला फुला रहे हैं और प्रशासन के कोई डर के ना चलते खनन माफिया यहां पर धड़ल्ले से अपना अवैध खनन कर रहे हैं। हमारी टीम बैतूल जिले का भ्रमण करने पहुंची तो वहां पर पहुंचने के बाद यह पता चला कि यहां चप्पे चप्पे पर रेत माफिया और खनिज माफिया का कारोबार फल फूल रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता पूजा हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा, कितने समय से जो है ये अवैध खनन का कारोबार चल रहा है और जब आपने इस अवैध खनन के कारोबार पर संज्ञान लिया और जब इस पर रिपोर्टिंग की तो क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आए हैं? जी अनाया, जब हमने स्वयं बैतूल पहुंच के ये सब देखा तो हमारी आंखें भी फटी की फटी रह गई, क्योंकि स्थिति इतनी भयावह है। जिन खदानों का जो इनको स्वीकृत हुई है अनाया, उससे कई गुना अधिक क्षेत्र में ये खुदाई कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। नदियों की हालत खस्ता है और यहाँ के जो ठेकेदार हैं सतीश जादौन और अभिमन्यु सिकरवाल, इन लोगों का इतना दबदबा है कि कोई इनके खिलाफ नहीं बोलना चाहता। उसके साथ ही एक सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई जब हमने सूत्रों से पता किया और जब हम स्वयं भी वहां पहुंचे। वहां जो माइनिंग इंस्पेक्टर है नागवंशी जो है, नागवंशी जी, उनका इन्हें खुला संरक्षण है। ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों का मतलब बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छा याराना है, या जो भी हम कहें, खुली छूट दे रखी है उन्होंने कि आप करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। जी पूजा, प्रशासन पर इस पर अगर हम बात करें तो कब से ये अवैध खनन का कारोबार चल रहा है और प्रशासन इस पर क्यों जो है कुछ भी कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है? अनाया, बताना चाहूंगी काफी समय से ये सब चल रहा है, लेकिन प्रशासन तो अगर हम बोले तो ऐसा लगता है कि मूक दर्शक बन के बैठे हैं। आंखों से सब कुछ दिख रहा है पर उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहते, बोलना नहीं चाहते। वहां जो माइनिंग ऑफिसर है मनीष पालेवाल, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो जवाब नहीं देना चाहते हैं। बड़ी भयावह स्थिति है। रात के समय अगर आप देखेंगे तो डंपरों की लाइनें लग जाती है और जो गुवाड़ी खदान जिसकी हम बात कर रहे हैं, गुवाड़ी खदान, उसमें 4-4, 5-5 पोकलेने लगी हुई है। रात में दिन में इतनी खुदाई हो रही है, इतनी रेत निकाली जा रही है और एक सबसे बड़ी बात है कि कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई के नाम पे सिर्फ लीपापोती कर दी जाती है और जब बात की जाती है तो वहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ के जो माइनिंग इंस्पेक्टर है, अगर आप उन्हें सूचना भी दे दे तो कौन सी कार्रवाई होगी, वो तो इन्हीं के मतलब इन लोगों की साठगांठ है। जी पूजा, तो जैसे कि आपने कहा कि जो प्रशासन है वो पूरी तरह से इस पूरे मामले पर परिचित है लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रही है। ठीक है पूजा, बहुत धन्यवाद आपके हमें तमाम जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए। इसी साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। खबर सुकमा से है जहां मेटागुड़ा में ग्रामीण ने अपने ही परिवार के 2 बच्चों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि नशे में धुत ग्रामीण ने 2 स्कूली बच्चों पर चाकू से हमला किया, जिससे बच्चों की हालत काफी गंभीर हो गई है, जिसके बाद दोनों बच्चों को सुकमा जिला अस्पताल भेजा गया है। सरगुजा पुलिस की तरफ से सड़क सुरक्षा महीने के अंतर्गत आयोजित लर्निंग लाइसेंस शिविर में आम नागरिकों को बेहतर प्रतिसाद मिला और जिसके चलते लर्निंग लाइसेंस शिविर फिर से आयोजित कर आम नागरिकों को उक्त शिविर से लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 2 से 8 मार्च तक पीजी कॉलेज स्थित ग्राउंड में लर्निंग लाइसेंस शिविर 2.0 आयोजित किए जाने की रूपरेखा तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि यह शिविर सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक कार्यरत रहेगी। सरगुजा पुलिस की तरफ से यातायात के नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बीते देर शाम 2 राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में संपूर्ण शहर को 2 सेक्टरों में विभाजित किया गया और कुल 10 पॉइंट में पुलिस अधिकारियों की टीम तैनात की गई। वहीं पुलिस टीम ने सभी पॉइंट पर एक साथ सघन चेकिंग अभियान जारी रखा। पुलिस टीम द्वारा अभियान के दौरान 3 सवारी वाहन चालकों, मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहन और मोबाइल फोन पर बात कर वाहन चलाने वाले चालकों पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए कुल 213 प्रकरण दर्ज किए गए।
सरगुजा जिले में शांति सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिस दल क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। जिले में कभी भी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर पुलिस की ये टीम शांति सुरक्षा स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। गठित टीम रक्षित केंद्र अंबिकापुर में तैयार की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक की तरफ से क्विक रिस्पांस टीम को औचक कानून व्यवस्था की स्थिति में निपटने और शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गठित क्विक रिस्पांस टीम को कार्यस्थल पर उनके कर्तव्यों को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई और विपरीत परिस्थिति निर्माण होने पर स्थिति को नियंत्रण में करने को लेकर विशेष पुलिस दल को प्रशिक्षित भी किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का गरियाबंद नगर आगमन हुआ। वहीं उनके साथ पूर्व विधायक अमितेश शुक्ला भी उपस्थित रहे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल बाजे और आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया। साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने सभी को दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है ताकि पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ सके। आज हम लोग गरियाबंद जिले में कांग्रेस का बैठक रखा गया। कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात हुई, चर्चाएं हुई। आने का मेन मकसद है कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए लगातार प्रदेश स्तर में हर जिला मुख्यालय में जाकर हम लोग कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ताकि आने वाला लोकसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़े और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीत कर आना है। जनता पार्टी सपना देख रही है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जनता के बीच में जाने के लिए, सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रही है। देश की जनता आक्रोश है, देश की जनता में निराशा है। इस समय देश की जनता ने ठान लिया है कि केंद्र में सरकार बदलेगी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस समय भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीतेगी और 2019 की तुलना में कांग्रेस इस समय ज्यादा सीटें जीतेगी। छत्तीसगढ़ में सिंधी पंचायत के चुनाव 17 साल के बाद होने जा रहे हैं। इस चुनाव में 6 लोगों के नामांकन भरा था, जिसमें से 3 लोगों ने नाम वापस लिया और एक व्यक्ति ने महेश दरियानी को अपना समर्थन दे दिया। अब इस चुनाव में 2 कैंडिडेट हैं। छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत में 600 प्लस वोटर हैं। वहीं साधना प्लस के संवाददाता सागर बत्रा को सिंधी पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार महेश दरियानी ने बताया कि घोषणा पत्र में 11 मुद्दे हैं जो जितने के बाद सबसे पहले पूरा करूंगा। आइए आगे जानते हैं और क्या कहा सिंधी पंचायत अध्यक्ष पद उम्मीदवार महेश दरियानी ने। 17 साल के चुनाव होने का मुख्य कारण ये है कि हमेशा से ही मनोनयन की प्रक्रिया चलती थी। मैं हमेशा से ही इस पक्ष में रहता था कि मनोनयन नहीं होना चाहिए, कोई भी मुखिया समाज का निर्वाचित होना चाहिए। तो समाज के वरिष्ठ जनों का ये तर्क मिलता था कि अगर चुनाव में जाएंगे तो आपसी खटास बढ़ती है, और मेरा तर्क ये रहता था कि अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो सत्ता तानाशाही करेगी। विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है, और चुनाव में ऐसा कोई दुश्मनी वाली बात नहीं है कि चुनाव लड़ने से फिर हमारे संबंध खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये वैचारिक लड़ाई है और इसमें मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि सबको चांस मिले, सबको मौका मिले और सबके लिए समरसता का माहौल बने और हर उस व्यक्ति को जो समाज के लिए अपना समर्पण त्याग करता है उसे सम्मान मिले। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर निमाड़ में रेलवे लाइन की मांग तेज हो गई है। निमाड़ में ताप्ती नर्मदा रेलवे लाइन समिति ने रेल लाइन की मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल के साथ धरना प्रदर्शन शुरू किया है। वहीं सुबह सदस्य रैली के रूप में नवग्रह तिराहा पहुंचे। यहां कलेक्टर कार्यालय के सामने सड़क की दूसरी ओर धरना शुरू किया गया। वहीं समिति अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल ने बताया कि रेल के नाम पर कई चुनाव जीते लेकिन रेल लाने में नाकाम रहे। समिति प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिलने से आक्रोशित है। अब हम रेल की स्वीकृति होने तक धरना जारी रखेंगे, भले ही प्रशासन हटाने का प्रयास करे। कि एक तो यहाँ आदिवासी इलाका है और यहाँ पर इतना पिछड़ापन है। अभी कई वर्षों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कई नेताओं ने हमें आश्वस्त किया है, उसमें बहुत बड़े बड़े नेता भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन इनकी सबकी कोशिशों के बावजूद
पता नहीं कैसी कोशिशें हुई, अभी तक निमाड़ में रेल नहीं आई है। रेल एक ऐसा संसाधन है जो अच्छे से अच्छी उपज को दूर से दूर पहुंचा सकता है। यहाँ से मुंबई तक माल जाता है, यहाँ से दिल्ली तक माल जाता है। कपास की फसल अच्छी होती है, यहाँ पर सोयाबीन की फसल अच्छी होती है, लेकिन बेचारा गरीब आदमी जो ये किसान, आप देख ही लो किसानों की क्या हालत हो रही है। कितनी मेहनत और कितने पसीने के बावजूद उनकी फसल खराब हो जाती है। लेकिन यदि फसल अच्छी है और उसको दूर दूर तक वो देना चाहता है तो उसके लिए सस्ता सुगम रास्ता और एक अच्छी व्यवस्था जो है आवागमन की, वो रेल ही हो सकती है। उसको ट्रक या बस या ये सब बहुत महंगा होता है। इसके अलावा ये इतनी उपजाऊ भूमि है, यहाँ पर नर्मदा पास में है, यहाँ वेदा पास में है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं यहाँ पर, लेकिन सुविधा के नाम पर खरगोन एकदम जीरो है। इस वक्त हम नर्मदा रेलवे लाइन, ताप्ती नर्मदा रेलवे लाइन निमाड़ समिति के जो लोग यहाँ पर आमरण, अनशन एवं क्रमिक भूख हड़ताल पर मौजूद है, हम इनके पास में मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। किस प्रकार की आपकी अनशन है और किस प्रकार से आप यहाँ बैठे हैं, क्या कुछ जानकारी है? आज हमने 1 तारीख बहुत पहले से घोषणा कर दी थी, प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को और सबको सूचना लिखित में दी थी कि 1 तारीख से हम लोग अनशन शुरू करेंगे। ये आमरण अनशन हमारे अध्यक्ष महोदय का है और जितने भी सदस्य हैं ये सदस्य क्रमिक भूख हड़ताल पर 2 घंटे 3-3 घंटे के आज से शुरू किया है और ये तब तक हमारी मांग, आवाज वहां तक नहीं जाएगी। हमारी मांग स्वीकार। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है निमाड़ में रेल लाओ। खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर ये तीनों जिले रेल से अछूते हैं और रेल यहाँ से लगाकर वहाँ तक जाना चाहिए, आना चाहिए, हमारी मांग है। और रेल के कारण ही इन तीनों जिलों का सम्यक विकास होगा। हमारे साथ क्या नाम है आपका? डॉक्टर भागीरथ कुमरावत। हमारे साथ में समिति के अध्यक्ष मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? खंडवा से अलीराजपुर रेलवे लाइन स्वीकृत हो। रेलवे के जो अधिकारी है दिल्ली में, उनसे हमारा संपर्क हुआ था। उन्होंने कहा था कि ऊपर से हमको हिंट मिल जाती है तो हम खंडवा अलीराजपुर रेल को स्वीकृत कर देंगे, परंतु ऊपर से हिंट नहीं मिली है। 22 दिसंबर को हम लोग रेल मंत्री से दिल्ली में मिले थे। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि मोदी जी की गारंटी है और रेल जो है आपको देंगे हम, परंतु बजट में कुछ भी नहीं आया, इसलिए हमको ये हड़ताल करना पड़ेगा। पूर्व में भी कई जनप्रतिनिधियों द्वारा रेल के लिए प्रयास किए गए, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने चुनाव के लिए प्रयास किए, चुनाव में जीत के चले गए, फिर रेल भूल गए वो। आप क्या प्रमुख मांगे आपकी? हमारी मांग है खंडवा से अलीराजपुर जो वनवासी क्षेत्र है, इसमें रेल आना चाहिए और आएगी रेल। कुल मिला के आप देख सकते हैं यहाँ पर आमरण, अनशन एवं क्रमिक भूख हड़ताल जारी है और यहाँ पर नर्मदा रेलवे लाइन आप पीछे देख सकते हैं, ताप्ती नर्मदा रेलवे लाइन निमाड़ समिति के लोग यहाँ पर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और लगातार आप देख रहे हैं मौसम का भी यहाँ नजारा आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत तेज धूप गिर रही है और अभी मौसम में भी बदलाव के चलते लगातार स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं और इनकी ये आप देख रहे हैं भूख हड़ताल जारी है। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। रायसेन जिले के अंतर्गत जमुनिया इंडस्ट्रियल एरिया में वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड की सहयोगी कंपनी सिंटेक्स एडवांस प्लास्टिक लिमिटेड के नए उपक्रम का भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से उज्जैन से वर्चुअली किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक प्रभुराम चौधरी विशेष अतिथि के रूप में भूमि पूजन कर सीधे ऑनलाइन मुख्यमंत्री से जुड़े और उन्हें धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को रायसेन जिले और सांची विधानसभा के लिए इस उद्योग की विशेषता बताई और इससे क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। वहीं इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा ने भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। बेमेतरा में माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा 2024 में 1 मार्च 2024 को विषय हिंदी की परीक्षा आयोजित हुई। बता दें कि जिले में कुल 74 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई। कक्षा 12वीं में कुल पंजीकृत 8,909 विद्यार्थी हैं और 8,729 में 8,650 प्रविष्ट और 79 अनुपस्थित रहे। वहीं जिला प्रशासन बेमेतरा की तरफ से गठित निरीक्षण दल द्वारा परीक्षा केंद्रों का सघन निरीक्षण किया गया। अरविंद मिश्रा जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा द्वारा परीक्षा केंद्रों सेजेस हिंदू माध्यम बेमेतरा, ब्लॉक बेमेतरा, जेवरा का निरीक्षण भी किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।
आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती।